हेलो। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? यस। ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अपन वापस से कंटिन्यू करते हैं। कौन से वाले पॉइंट पे थे अपन? सबसे पहले अपन ने देखे थे, अच्छा ये पूरे के पूरे पॉइंट अभी 2 मिनट पहले मैंने फिनिश अप किए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब इनका इन डिटेल पार्ट में अब अपन वापस से पढ़ेंगे एक बार। ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये पॉइंट को मैं रिकॉल कर रहा हूँ और एक बार कर रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या, अक्षय सर और मेरी पार्टनरशिप फर्म है, बीएमए पार्टनरशिप फर्म है, राइट? इसके अंदर पैसा किसने लगाया होगा? ये चेयर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, प्रोजेक्टर्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, प्रिंटर्स के लिए पैसा किसने लगाया होगा? ऑब्वियसली अक्षय सर और मैंने। जो पैसा लगाया है, हम दोनों बंदों ने लगाया है, तो हम दोनों, जो पैसा हम दोनों पार्टनर्स ने लगाया, उसको क्या नाम दिया गया है अपनी भाषा के अंदर? अकाउंट्स की भाषा के अंदर क्या बोलते हैं अपन? पार्टनर्स कैपिटल। बरोबर है सर, अकाउंट्स का नहीं पता हमको, अभी आएंगे आपको। ठीक है, उसको बोलते हैं, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगा उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, ये बीएमए को जो भी मैनेजमेंट करना रहता, ट्यूशन का टाइमिंग क्या रहेगा, कितने बच्चों का एडमिशन रखने का, पर स्टूडेंट की फीस क्या रखने की, कितने बजे से कितने बजे तक ट्यूशन टाइमिंग रहने का, ये कौन डिसाइड करता? बच्चा, अक्षय सर और सर। अब इसके अंदर क्या है, बोले पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मैनेजमेंट और जो पैसा लगाया रहता है वो कौन लगाता है? जो पार्टनर्स रहते हैं वही पैसा लगाते हैं, और मैनेजमेंट रहता है वो भी कौन करेगा? पार्टनर्स ही करते हैं। लेकिन कंपनीज के अंदर कुछ अलग रहता है। कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है? कंपनी के अंदर पैसे लगाने वाले रहते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन कंपनी को चलाता कौन है बच्चा? कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, हाँ ना सर, बहुत बार हो गया ना, ठीक है। अच्छा सर, मैं बाजू हट जाता है, आपको मेरे पीछे का दिख सके सो दैट, है ना? ये 2 सेकंड, हाँ। मेरे पीछे का दिख रहा है ना आपको? ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। व्हाट इज दिस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? अच्छा, अब मैं आपको वापस आ रहा, ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ का शेयर्स का पॉइंट क्या था? हाँ, ये पॉइंट क्या था आपको मैं समझाने की कोशिश करता। सपोजिंगली आई थिंक हो गया था, ये मैंने पॉइंट बता दिया था कि उसके अंदर पॉइंट क्या था। अगर सपोजिंगली मुकेश अंबानी ने कंपनी स्टार्ट किए थे, रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड थे, आपको तो पता है। मुकेश अंबानी मुझे बोले बोले सर, अब मेरी बेटी है, उसकी शादी है। बोला हाँ सर, बधाई हो। बोले बधाई हो नहीं, आप एक काम करो, बोले मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मैंने कंपनी के अंदर पैसे लगाए हुए हैं। अब कंपनी तो आज चल रही है, तो कंपनी तो मुझे पैसा वापस देंगी नहीं। ऐसा क्यों नहीं करते अपन? बोले जो मेरे पास में कंपनी के शेयर है वो आप मुझसे खरीद क्यों नहीं लेते? आज के बाद में आप कंपनी के मालिक बन जाओगे। मतलब बोले सर, सौरभ सर क्या करो, मैं जितना मैंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, आप उतना मुझे दो, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्निंग थोड़ा मुझे दे दो प्रॉफिट उसके ऊपर। सपोजिंगली मैंने 100 रुपये लगाए, तो मैं 130 रुपये में आपको मेरे कंपनी के शेयर्स को बेच देता हूँ। ठीक है, आज 130 रुपये आप मुझे दो, मैं आपको कंपनी के मालिक बना देता हूँ। तो सर, ऐसा एक बंदा किसी दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। पक्का पक्का। अच्छा सर, एक क्वेरी है हमारी, हाँ पूछो ना। हमारी ना एक प्राइवेट कंपनी, हमारी कौन सी कंपनी बच्चा? हमारी प्राइवेट कंपनी। जैसे से एन एग्जांपल, बीएमए एक पार्टनरशिप फर्म नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, वैसे बीएमए एक पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन सपोजिंगली बीएमए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या? जिसने अंदर कुछ प्राइवेट लोगों ने, मतलब जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी है। फॉर एग्जांपल, बीएमए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आखिर में प्राइवेट पीवीटी एलटीडी लिखना जरूरी है, कंपलसरी। तो बीएमए प्राइवेट लिमिटेड है। तो सर, आप क्या आपका शेयर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? मतलब जैसा आपके आपके पास आपने जो कंपनी के अंदर, मतलब आपकी बीएमए के अंदर जो पैसा लगाया हुआ है, तो आप कंपनी के मालिक हैं। आज आपको अगर सपोजिंगली पैसे की जरूरत आ गई, जैसे जियो कंपनी के अंदर मुकेश भाई को पैसे की जरूरत आ गई थी, वैसे अगर आपको पैसे की जरूरत आई, तो आप आपके शेयर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर, कोई और पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते क्या? सेम एग्जांपल में क्या सागर पाटिल को या रुचिका को मेरे शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है ना, उसके अंदर आप आपका शेयर किसी और व्यक्ति को अगर ट्रांसफर करना चाहते हो, मैंने क्या बोला, अगर आपका किसी और व्यक्ति को अगर आप आपके शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको बाकी के शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। पक्का पक्का, ठीक है सर। और कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या प्राइवेट लिमिटेड के अंदर? यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मालिक, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स, मालिक को शेयर होल्डर्स भी बोला जाता है, उनकी संख्या 200 ही रहती है। ठीक है सर। मैक्सिमम पर्सन, जैसा पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपने बोला था 50 लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स बना सकते हैं, वैसे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की ऊपर लिमिट है, जो कि है 200 लोगों की। किसके अंदर? ये किसके अंदर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। सर, एक क्वेरी है हमारे को, अगर सपोजिंगली आज आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 199, कितना? 199, बस 200 क्रॉस ही होने वाला है। अच्छा, आज बीएमए के टोटल 200 सब्सक्राइबर्स हो गए, आई डोंट नो कौन से पर्सन है, लेकिन 200 लोगों की यूट्यूब की फैमिली हो गई है। सर बहुत छोटी है, ठीक है, धीरे धीरे बनेगा ना बेटा, अभी 200 लोग तो हो गए अपन। ठीक है, तो मैं आपको क्या बच्चा बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 200 है, तो आपके सपोजिंगली आपके बीएमए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर टोटल 199 शेयर होल्डर्स है। आपके 2 दोस्त और आए कि सर हम आपको पैसे देते हैं, आपके आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को और थोड़ा बड़ा करो। तो क्या अभी हम
को 200 प्लस 2, हम 201 हो गए, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कंपल्सरी उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैक्सिमम लिमिट ही कितनी है बच्चा, 200 मेंबर ऑफ 200 मेंबर्स बोलो या 200 शेयर होल्डर्स बोलो। सिंपल, पक्का पक्का एकदम सिंपल, समझा के दिमाग में गया क्या? यस सर। चलो और इसके बाद में अपन देखते हैं अपन ने और क्या देखने वाले। नंबर ऑफ मेंबर्स ये वो बोलेगा मिनिमम, अगर प्राइवेट पर मिनिमम अगर आपको कोई ये खोलनी है, क्या बोलते हैं उसको अपन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 लोग लगते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 7 लोग लगते हैं, ऐसे ऐसे क्लॉजेस रहते हैं। पक्का पक्का, तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स अपन कितने रहते हैं वो रहते हैं। सर क्या एक आदमी कंपनी स्टार्ट कर सकता है? क्या बोला? मैं बोला क्या अकेला आदमी कंपनी स्टार्ट कर सकता है क्या? अकेला आदमी कंपनी नहीं सर, वो तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरी हुई ना। सोचो, सर पूछ रहे तो कुछ ना कुछ तो राज होगा। अकेला आदमी क्या कंपनी स्टार्ट कर सकता है क्या? आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे, सस्पेंस। यस। दूसरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का मतलब क्या, पैसा जितना अपन ने बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल का नाम दिया गया है, तो कंपनी के अंदर कैपिटल का क्या है वो एक क्लॉज आएगा। आखिर में गवर्नमेंट कंट्रोल का एक पॉइंट आएगा। पक्का पक्का एकदम सिंपल है ना? हाँ ना सर एकदम सिंपल है। तो अभी अपन इसको इन डिटेल के अंदर पढ़ना क्या? ये सर अपन इन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। 2 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एक कलर आपको आई थिंक से येलो येलो दिख रहा होगा, बिकॉज हाँ अभी सर बरोबर दिख रहा है, पहले पहले येलो येलो डर्टी फेलो दिख रहे थे। हाँ ठीक है, अभी बरोबर दिख रहा है ना? यस। अब वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था? वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब कंपनी अगर कोई भी व्यक्ति को चालू करने की है, किसी भी इंसान को अगर कोई कंपनी बनाने की है, तो उसके अंदर शेयर होल्डर्स को साथ में मिलकर कंपनी के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो बोले जो लोग साथ में मिलकर आएंगे ना, ये खुद की इच्छा से आना चाहिए। आप ऐसे जबरदस्ती मतलब अरे चल हमारी कंपनी में अंदर पैसा लगा, हाँ हाँ हाँ, समझा क्या मैंने क्या बोला? कंपनी इट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल जो खुद की इच्छा से कंपनी के अंदर आना चाहते हैं। मैंने किसी को बोला बोला भाई उसके क्या बोलते, वैसे बंदूक तो है नहीं अपने पास में, समझे मेरे घर पे एक ऐसा नाइफ था, चाकू था, मैंने उसके गले पे चाकू रखा, बोला हमारा कंपनी का शेयर होल्डर बनता कि नहीं? मैं बोला ठीक है भाई, अभी चाकू वाकू लगा रहा तो मेरे को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बन गया। क्योंकि लेकिन ये सही है क्या? नहीं, ऐसे सही नहीं है। देखते, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल। दूसरा, हमने हमारी कंपनी का जो मेंबरशिप है, शेयर होल्डर, ये सबको अलाउड करना चाहिए कि भाई जो भी हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है वो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी ऐसे ही रहता है क्या? प्राइवेट लिमिटेड के अंदर तो आपके जो जान पहचान के लोग ही रहते हैं ना। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो बाकी शेयर होल्डर अलाउ करेंगे उसको मेंबर, उसको शेयर होल्डर बनाएंगे। पक्का ना कोई और पर्सन अपना बिना मतलब का शेयर होल्डर का क्यों बनेगा? उसको जब व्यक्ति को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो मेरे साथ में वो कंपनी क्यों खोलेगा, है ना? तो ये क्या बोल रहा है, वॉलंटियर एसोसिएशन का पॉइंट क्या बोल रहा है कि कंपनी के अंदर जो लोग साथ में मिलकर आते हैं ना, ये खुद की इच्छा से आना चाहिए। सेकंड पॉइंट, मेंबरशिप अपन किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। ये जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर बोल रहा है, जो कंपनी के अंदर पब्लिक का पैसा लगे हुआ है वो कंपनी को क्या नाम दिया गया है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पक्का पक्का, तो बोले वो कंपनी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट एक्चुअली मेंबरशिप वाला पॉइंट, इट इज ओपन टू ऑल, ये वाला पॉइंट किसके लिए आना चाहिए? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पक्का पक्का, a person at his own wish can become or leave the membership of the company subject to the provision of article of association of company। वेरी गुड पॉइंट। ये क्या बोल रहा है? बोले कंपनी के जो शेयर होल्डर है इनको ना आने पे ना जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए। पॉइंट सिंपल है, कंपनी के जो आने पे या जाने पे, कंपनी के अंदर जो मालिक है उनके आने पे और जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए। सर थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर रहता है। बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ना उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का रूल बुक रहता है ना, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अच्छा 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 अच्छा, वैसे तो कोई आने पे जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं बेटा? पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पक्का पक्का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस के अंदर आने पे और मतलब आने पे और जाने पे मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप? आने पे जाने पे मतलब कोई भी कंपनी का मालिक बन सकता है और कोई भी कंपनी के शेयर्स को बेच सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पक्का पक्का, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कोई भी बंदा मालिक बन सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, उसको बाकी के शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। इनफैक्ट अगर उसको उसके शेयर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के ना, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी बाकी के लोगों की। ऐसा क्यों? ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपने लिए कौन है? अपना गीता, बाइबल, कुरान, सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट कंपनी के अंदर दो। पवित्र मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एमओए और एओए, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कंपनी बनी हुई है। बिकॉज कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद तो बात नहीं कर सकती, तो कंपनी के बिहाफ पे कौन बात करता है या कंपनी के रूल बुक्स कौन सी रहती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहती है। पक्का पक्का, और कंपनी क्या क्या करेंगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ेगी। ये टॉपिक जब आएंगे ना आपको मैं इन डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन अभी का आप सिर्फ नाम लपेट के रखो। कौन सा? एक है एमओए, दूसरा है एओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसको प्यार से क्या नाम दिया गया है? एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटेड टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो ये मेरी छापती है पॉइंट, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, इंटरनल मैनेजमेंट कैसा करेगा उसके बारे में, मतलब रूल्स सारे के सारे काफी दिए गए थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो कब, चलो ठीक है। आपने देखा क्या, जनरल स्टॉक कंपनी के अंदर एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोग आने पे और जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, कभी भी मेंबर आ सकता है, कभी भी शेयर होल्डर छोड़ के जा सकता है, कभी भी शेयर होल्डर बन सकता है, कभी भी शेयर होल्डर छोड़ सकता है। लेकिन क्या उसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपन को रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो कब, दूसरा अपन देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। A joint stock company is an association of person formed and registered under the Companies Act. Very good point. क्या बोल रहा है, बोले कोई भी व्यक्ति को अगर कंपनी बनाना होगा, मैं क्या बोला, कोई भी व्यक्ति को अगर कंपनी बनाना होगा, कोई भी व्यक्ति को अगर कंपनी बनाना होगा तो कंपनी को आरओसी के पास में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हमने हमारी कंपनी बनाई, मतलब बताओ कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, बोले कंपनी को कोई नंबर नहीं है, हमने कहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं करा, हमने हमारे मन से कंपनी नाम दे दिया। ऐसे चल सकता क्या? क्या बीएमए प्राइवेट लिमिटेड नाम के अंत में लगा सकता है क्या? सर लगाना ना, किसको पता पड़ता है, नहीं लगा सकता। कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो भी बंदा कंपनीज के अंदर रजिस्टर्ड हो रहा है सिर्फ वो ही नाम यूज कर सकता है लिमिटेड का, और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड होंगी तो प्राइवेट लिमिटेड आखिरी में लगा सकता है। अच्छा, कोई भी अपने मन से लगा सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं बेटा, नाम भी अपन अपने मन से नहीं रख सकते, बस बच्चे का नाम रख सकते, छोटे बच्चे का अपन अपने मन से बाकी कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको समझा क्या क्या बोल रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब लोग साथ में मिलकर कंपनी को बना रहे और वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, पक्का पक्का। दूसरा, द रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी, पक्का। मतलब कोई भी अगर दो लोग भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे होंगे, मतलब दो लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत भी भरोसा होगा, तो भी वो केस के अंदर भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सर लेकिन ऐसा क्यों? बेटा आगे जाके प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कंपनी से खुद ही बोलता है कि बोले आपको कंपनी का स्टेटस तभी मिलेगा जब आप कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, चालू वाले कंपनी एक्ट में या पुराने वाले कंपनी एक्ट में। अरे हो सर, अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन किसकी? कंपनी एक्ट की डेफिनेशन देखी थी अपन, वो क्या बोलती थी, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर क्या है, प्रीवियस कंपनी लॉ, पक्का पक्का। दूसरा, an association being the status, sorry, the association obtain the status of joint stock company only after the registration under the companies act। बोले कोई भी एसोसिएशन मतलब 4-5 लोग साथ में मिलके आए, इसको कंपनी का दर्जा कब दिया जाएगा? जब उसको रजिस्ट्रेशन करवाए। देखो आपको क्या है, चलो ठीक है, एसोसिएशन को मैं आपको थोड़ा पॉइंट एक हटके बताता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं लेकिन एक एडिशनल पॉइंट देना चाहता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, हमने चाहे कि यार अब बहुत टाइम से कोविड चल रहा है, अभी धीरे धीरे सब सिचुएशन ओपन होगी, सपोजिंगली दिसंबर तक अगर सब नॉर्मल होगी, एग्जांपल ले रहा मैं, दिसंबर तक, भगवान करे उसके पहले हो जाएंगी, लेकिन एग्जांपल के लिए बोल रहा मैं, दिसंबर तक अगर नॉर्मल होगी सब सिचुएशन, मैंने बोला यार लोग बहुत बोर हो रहे होंगे, हर बार रोटरी क्लब या वो कौन सा आता दूसरा वाला क्लब आता ना कोई, तो भी वो आनंद मेला टाइप से ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बार वो कुछ कर नहीं रहे थे, तो मैंने मेरे दोस्तों से बात किया, बोला क्यों ना ये बार अपन मेला खुद ऑर्गेनाइज करें। मतलब अपन क्या करते, 5-6 लोग, 10-15 लोग जो मेरे दोस्त वाले थे, मतलब अपन एक ग्रुप बनाते और अपन आनंद मेले को ऑर्गेनाइज करते, ग्राउंड रेंट पे अपन लेंगे, लोगों को यहाँ पे दुकाना एग्जीबिशन के लिए या झूले वूले के लिए अपन भाड़े पे देंगे, कर सकते कैसे? बिल्कुल। अब हम दोनों साथ में लोग साथ में मिलके आ गए आनंद मेले के लिए, हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए क्या? यस। क्या हम कंपनी हुए क्या? कंपनी के लिए सर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी, सर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, हम सिर्फ साथ में आए आनंद मेले के लिए, उसके बाद में सब अपने अपने धंधे में लग जाएंगे। तो ये सब साथ में लोग आए तो इसको कंपनी बोलेंगे क्या? नहीं। कंपनी कब बोलेंगे बच्चा? जब उसको रजिस्ट्रेशन करवाए, पक्का पक्का। ये सर समझ में आया ना? पक्का पक्का। चलो आगे में चलो। यस। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या बोल रहे हो? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। बोले कंपनी को जैसे ही अपन रजिस्टर्ड करेंगे वैसे उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एक आदमी, एक व्यक्ति मान लिया जाएगा, वो आर्टिफिशियल आदमी मान लिया जाएगा, पक्का। दूसरा, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स और डायरेक्टर। आज मुकेश अंबानी ने भले कंपनी स्टार्ट करी होंगी, लेकिन मुकेश अंबानी अलग, कंपनी अलग, भले उसने करी होंगी। दूसरा, सपोजिंगली मुकेश अंबानी का बेटा आदित्य, क्या नाम है, आकाश वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है और आकाश कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या आकाश कंपनी मतलब आकाश की कंपनी बोल लिया जाएंगे क्या? नहीं, आकाश अलग, उसकी कंपनी अलग। पॉइंट समझा क्या मैं क्या बोलना चाहता था? कि कंपनी को कोई लेना देना नहीं कि कंपनी को चला रहा कौन और कंपनी के अंदर पैसे किसने लगाए, कंपनी जिस दिन बन गई कंपनी का स्टेटस ही अलग, पक्का पक्का। यस सर। द मेंबर्स आर द ओनर्स एंड आर लायबल टू आर लायबल इन अ लिमिटेड वे फॉर द एक्ट ऑफ देयर कंपनी एंड आर कन्फर्ड विद द राइट्स एंड ड्यूटीज। वेरी गुड। वो पॉइंट क्या बोल रहा है? बोले कंपनी के अंदर जिसने पैसा लगाया
कंपनी के अंदर जिसने पैसा लगाया वो बंदा, मतलब उसके पास में कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ राइट्स, कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी आ जाएंगी। जैसे कंपनी के अंदर वो शेयर होल्डर बन जाएगा, उसके पास में कुछ ना कुछ राइट्स आएंगे, कुछ ना कुछ ड्यूटीज आएंगी। सर राइट्स क्या आएंगे? कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं रहेगा क्या मुकेश अंबानी का जियो कंपनी के अंदर? हाँ सर, उसके पास में अधिकार है प्रॉफिट के अंदर का मिलने का। सर उसकी ड्यूटी क्या है? कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। जैसा मुझे कंपनी का मालिक बनेगा तो मुझे कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या? तो ये मेरी ड्यूटीज है। तो वो पॉइंट आ रहा है, द मेंबर्स आर द ओनर्स एंड आर लायबल इन द लिमिटेड वे। लिमिटेड कितने पे मतलब क्या? मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम बताया था। सपोजिंगली कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, कंपनी ने मुझसे अभी के लिए सिर्फ 60 रुपए लिए हुए हैं, 40 रुपए मुझे देना बाकी है कंपनी। तो कंपनी मुझे कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा बुला सकती है? सिर्फ 40 रुपए। बिकॉज ये मैंने कंपनी को एग्री किया था कि बस मैं आपको 100 रुपए का, मतलब आपका एक 100 रुपए का शेयर परचेस करो। आज उन्होंने मुझे सिर्फ 60 रुपए लिए, बाद में भविष्य में मुझे 40 रुपए देंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी को कितने देंगे बच्चा? सिर्फ 40 रुपए दूंगा। कंपनी को बहुत लॉस हुआ। क्या कंपनी मुझसे 55 रुपए बुला सकती है? 55 रुपीज बोले यार 15 रुपए तो ऊपर है, 15 रुपए तो दे दो। नहीं, कितना एग्री किया था? 40 में, तो सिर्फ 40 ही दूंगा। पक्का पक्का? हाँ बच्चा, हाँ सर समझा हमको। पक्का, ठीक है। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। वेरी गुड पॉइंट। बोले जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं, आपके जैसा मेरे जैसा। उसका बर्थ भी कैसा है? कानून के अंतर्गत हुआ है बर्थ उसका। उसका क्या नेचुरल बर्थ हुआ है क्या जैसे आपका और मेरा हुआ है? उसका बर्थ कैसे हुआ बच्चा? उसका बर्थ कैसे हुआ? कानून के अंतर्गत हुआ ना, तो इस वजह से बोलते बोले इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड नॉट एन नेचुरल पर्सन। सर एक पॉइंट है, काय को पर्सन बोल रहे हैं अपन उसको? मतलब देखो ना, अब उसको व्यक्ति काय को बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल, ठीक है, लेकिन अब व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं? हमारा पॉइंट वो है कि आप उसको एक स्टेटस क्यों दे रहे, एक इंसान का स्टेटस क्यों दे रहे? बेटा कंपनी का स्टेटस अलग से रहता है, ये अपन ने ऊपर पॉइंट करना है। और कंपनी के नाम पे ना अपने को बाइंग और सेलिंग करनी है ना, उसके शेयर होल्डर्स के ऊपर कुछ आने नहीं देना है, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं आने देनी। इस वजह से कंपनी के नाम पे सारे ट्रांजेक्शन करें। अच्छा, इस वजह से उसको आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब पर्सन का स्टेटस दे रहे। और वो नेचुरल पर्सन का तो दे नहीं सकते, बिकॉज वो क्या कोई नेचुरल बर्थ से बॉर्न हुआ है क्या? नहीं, कानून से बॉर्न हुआ है। इस वजह से उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। पक्का पक्का? यस। इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। बोले वो कानून की प्रोसेस के अंतर्गत बनाया हुआ है। सर कानून की प्रोसेस के अंतर्गत बनाया हुआ है। बेटा इनकॉर्पोरेशन के अपन आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे। प्रोविजंस मतलब सेक्शंस पढ़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति को कंपनी बनानी है तो उसको कौन से सेक्शंस का फॉलो करना पड़ेगा, वो अपन आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के आरओसी के पास में देने पड़ते हैं। आरओसी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, सब कुछ पॉइंट बराबर होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने के बाद में आज आप कंपनी बन गए। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो सर बस इतनी सी तो प्रोसेस है। वो एमओए के अंदर क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखना पड़ता है, ये पूरे का पूरा बता दें। समझा क्या? यस सर समझा। इट एंजॉय सेपरेट लीगल, सॉरी मैं दिख रहा ना, हाँ, इट एंजॉयज सर्टन लीगल राइट्स लाइक अ पर्सन। बोले उसके पास में अधिकार आते हैं जैसे नेचुरल पर्सन के पास में आते हैं। लाइक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, परचेस कर सकता है, सेल कर सकता है। क्या? प्रॉपर्टी, अगर उसके पास में कोई प्रॉपर्टी है तो। अपॉइंट अ पर्सन एज एन एम्प्लॉय, वो चाहे तो अपने अंतर्गत नौकर भी अपॉइंट कर सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन ने देखे थे। पक्का पक्का, एकदम सिंपल सा पॉइंट है ना। आप एक बार का पूरे के पूरे पॉइंट को देखो बोला बच्चा, देखिए क्या आपको सारे पॉइंट्स मेरे पीछे के? हाँ सर देखे देखे। चलो मैं आगे। हाँ सर चलो ना। अरे यार इसके नीचे कोई तो और एक पॉइंट आ गया, बट इट्स, रुको रुको। हाँ सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, सबसे लास्ट वाला पॉइंट था। बोले बट इट कैनॉट एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक अ नेचुरल पर्सन। मतलब वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है ना यार, वो कैसी खुद के डिसीजन लेगा, तो उसके बिहाफ पे अपन को अलग अलग लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं। बट इट कैनॉट एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक अ नेचुरल पर्सन, खुद के बिहाफ पे काम नहीं कर सकता है, खुद काम नहीं कर सकता है, उसके लिए अपने को मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं एज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। राइट? हाँ सर वापस आओ। परपेचुअल सक्सेशन बहुत मस्त पॉइंट था, मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था, याद है क्या? थोड़ा सा याद है? थोड़ा वो पॉइंट क्या बोल रहा था? परपेचुअल सक्सेशन के अंदर क्या कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी को फर्क पड़ता क्या? नहीं। मुकेश अंबानी ने उसके शेयर बेच दिए थे मुझे, ईशा अंबानी की शादी थी, ईशा अंबानी के टाइम पे मुझे उनके शेयर्स बेचे, तो वो टाइम पे क्या मैं कंपनी का मालिक बन गया? बरोबर है। क्या कंपनी बंद हुई क्या? बिकॉज उसको जिसने चालू किया था वो तो आज शेयर होल्डर ही नहीं है, कंपनी को फर्क पड़ता क्या? नहीं ना, नहीं ना सर, बहुत हो गया ना। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंपनी चलती रहती है, मतलब चलती रहती है, उसको कोई रुकती नहीं है कंपनी।
इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, बोले उसका एग्जिस्टेंस, उसका वर्चस्व खत्म नहीं होता है कब, या डेथ या इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर, उसके अगर कोई शेयर होल्डर है, उसकी अगर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, दूसरा इंसॉल्वेंसी हो गई, फुकड़म हो गया, फुकड़म मतलब दिवालिया घोषित कर लिया उसने, तो उससे, या वो बंदा जिसने कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर था या कुछ भी था, मतलब कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करता था, प्रमोटर तो नहीं, कोई अंदर पर्सन था और उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो क्या उसका फर्क पड़ता क्या? नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज वाउंड अप बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। बोले कंपनी चलती रहती है, कब तक चलती रहती है? टोटल एक कंपनी कब तक चलती रहेंगी? बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलती है। कब तक? उसकी स्टेबल लाइफ रहती है जब तक उसको बंद नहीं कर दिया जाता है, बरोबर है? मतलब कंपनी का जो वर्चस्व रहता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग रहता है, बिकॉज उसके अंदर शेयर होल्डर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो वाउंड अप नहीं हो जाती। सर व्हाट इज दिस वाउंड अप? कंपनी को बंद करना, उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। वाइंडिंग अप मतलब समझा ना आपको? कंपनी को मैंने जिस दिन बंद कर दिया उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप, और उसकी प्रोसीजर को बोलते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर। बोले कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कंपनी का दीवार, मतलब कंपनी को इंटेंशनली बंद नहीं कर सकते। जैसा से एन एग्जांपल, हमारी कंपनी थी, एक कोई एग्जांपल बोलो ना, कंपनी जो कंपनी बंद हो गई है। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस, अच्छा मैं आपको पूछ रहा था कि कोई कंपनी बंद हो गई मेरे को एग्जांपल भी ध्यान नहीं आ रहा, बिकॉज मेरे को जो एग्जांपल आएगा फिर आपको नहीं पता रहेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज वाउंड अप बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। वैसे नोकिया अभी चल रही है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए ले रहा। मोटरोला हो गई, नोकिया हो गई, ये दिस वेयर द फेबुलस कंपनीज, मतलब लेकिन देखो उन्होंने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। मैं आपको बताता है, तीन चीजें बहुत अच्छी चली। मोटोरोला फेबुलस कंपनी, आपको लग रहा है, लेकिन मोटोरोला बहुत अच्छी कंपनी थी। नोकिया फेबुलस कंपनी थी। एम्बेसडर कार्स, पता है आपने, सुना है अभी एम्बेसडर कार्स? एम्बेसडर नाम सुना होगा ना आपने? तो वो इनकी क्वालिटी में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति उनके ऊपर ऐसा उनकी गलती नहीं निकाल सकेगा, इतने फेबुलस तरीके से ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती थी, राइट। लेकिन फिर भी मार्केट के बाहर चले गए, बाय बिकॉज अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया उसने। पता है आपको ये? मतलब आप ऐसा नोटिस करो कि अगर 100 मोबाइल बिकते होंगे तो 97 मोबाइल सिर्फ इसके बिकते होंगे, 97 या 95 मोबाइल सिर्फ इसके बिकते थे, क्या बोलते हैं, नोकिया कंपनी के, पहले जब आते थे। मोटोरोला के बिकते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं किया अपने प्लेटफॉर्म पे, अभी भी रिसेंटली किया, लेकिन ठीक है अभी बहुत टाइम हो गया है। अभी उसके अलावा ओप्पो, वीवो, ये कंपनी बहुत आगे चल गई, एम आई, ठीक है। चलो, तो बोले अगर सपोज उन्होंने इंटेंशनली कंपनी को बंद किया तो उस दिन कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं तो कंपनी चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, राइट। दूसरा कॉमन सील, दूसरा अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन। बोले हाँ, कॉमन सील, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, कंपनी नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? सर आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती, कंपनी के बिहाफ पे कोई और पर्सन साइन करता है तो उसको बोला जाता है कॉमन सील। सर पता है हमको सब, हाँ ठीक है, इतने पॉइंट है उसके अंदर, और कुछ था नहीं। एंड इट इज नॉट इन पोजीशन टू साइन इट्स नेम, खुद साइन नहीं कर सकती। हाउएवर इट हैव टू डिवाइस, इट हैज अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, मतलब कंपनी के बिहाफ पे कोई और पर्सन कर रहा है तो वो सच में वो पर्सन को अथोराइज रहना चाहिए ना। जैसे जैसे बोल रहा है, बोले कंपनी के पास में एक अच्छा डिवाइस है, मतलब साइन करने के लिए डिवाइस कौन सा है, मतलब ऐसा कोई वो डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी को कभी भी साइन करना रहेगा तो दो फॉर्म में, या तो वो फिजिकल फॉर्म रहेगा या तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहेगा तो उसके लिए डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट काम में आ जाता है, पक्का। दूसरा, जब सर कंपनी के नाम पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रहता है क्या? नहीं, कंपनी के नाम पे नहीं रहता है, वो रहता है डायरेक्टर्स के नाम पे, राइट। और तो कंपनी के बिहाफ पे वो डायरेक्टर साइन कर देगा, और अगर फिजिकल फॉर्म में करने का तो फिजिकल फॉर्म में भी कंपनी के बिहाफ पे दो डायरेक्टर साइन करते हैं और स्टैम्प मारते हैं। सर ये स्टैम्प मारने का प्रोसेस क्यों है बेटा? अगर सपोजिंगली एक बंदा हमारी कंपनी को छोड़ के चले गया है और एक व्यक्ति कंपनी के साथ में डील कर रहा है, अब कंपनी बोले तो कंपनी के साथ में डील कैसे करेंगे? डायरेक्टर के साथ में बात करेंगे। आज वो डायरेक्टर कंपनी को छोड़ के चले गए और वो बंदे ने सपोजिंगली साइन कर दिया कंपनी के नाम पे, वो तो बंदा अपॉइंटेड ही नहीं था, वो कंपनी के अंदर तो था ही नहीं, लेकिन अब सामने वाले व्यक्ति को ऐसे क्या समझेगा? तो इस वजह से प्रोविजन है कि कोई भी बंदा अगर कंपनी के नाम पे साइन कर रहा है तो उसको स्टैंप मारना जरूरी है। अब स्टैंप तो सामने वाला बंदा जो कंपनी को छोड़ के चला गया उसके पास में तो स्टैंप रहेगा नहीं, तो फिर वो केस के अंदर वो सामने वाला अटक जाएगा। पॉइंट समझा क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? ये सब समझा एकदम पक्का पक्का, एक बार का पूरे पॉइंट को देखो बच्चा आप। देखो
उसके बाद में पॉइंट है दिस कॉमन सील एक्ट एज ए सिग्नेचर एंड इट इज अफेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ कंपनी को हर डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी साइन मारना पड़ता है कंपनी के बिहाफ पे, तो उसके ऊपर आपको कॉमन सील देना जरूरी है, स्टैम्प मारना जरूरी है। Usually, two directors and the secretary signs the document as a witness after the seal is affixed. Very good point. क्या बोल रहा है, बोले जब भी कंपनी डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर की साइन रहेंगी और उसके ऊपर सेक्रेटरी को भी साइन, सेक्रेटरी बोलते तो कौन, डायरेक्टर की सेक्रेटरी क्या, नहीं कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी। सर वो मेल रहेंगे कि फीमेल रहेंगे, अरे कुछ भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल का कुछ नहीं है सर। सेक्रेटरी तो हमको वैसे ही लगता था बेटा, कंपनी का सेक्रेटरी मतलब कंपनी को जो रूल्स और सेक्शंस को फॉलो करने में मदद करता है, बस उतना मतलब है उसका, ठीक है। CS बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी साइन द डॉक्यूमेंट एज अ विटनेस, सर आपके पीछे दिखता ही नहीं, एज अ विटनेस आफ्टर द सील इज अफिक्स्ड, मतलब यूजुअली 2 डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा एंड द सेक्रेटरी को भी साइन करना पड़ेगा, मतलब विटनेस है कि हाँ भाई मेरे सामने सब कुछ प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो वे इतने सारे पॉइंट देख लिए अपन ने। फिर उसके बाद में देखे थे लिमिटेड लाइबिलिटी। ये पॉइंट क्या बोलता था, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो पॉइंट बचपन से पढ़ते आ रहे अपन। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, सर अटक गया वीडियो, अटक नहीं गया, मैं बोलना क्या चाहता है, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। मतलब जो उसके शेयर होल्डर्स है ना उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब अगर पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो शेयर होल्डर से अपन कितना बुलाएंगे, एक लिमिट तक ही बुलाएंगे जितना उन्होंने एग्री किया था। जैसे मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में लिया था, 100 रुपए का देना था कंपनी को, 60 रुपए दे चुके थे, 40 रुपए तक ही कंपनी का अधिकार हमसे पैसे मांगने का। क्या उसके ऊपर 55 रुपए 55 रुपीज का कंपनी हमको बोल सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, पक्का पक्का। तो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। लेकिन क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है कि अनलिमिटेड रहती है, आपको बोलना है, इसका आंसर देना है। सर कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। द लिमिट ऑफ इट इज लिमिट अप टू द अनपेड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। वेरी गुड पॉइंट। अब समय आ गया है आपको मैं ये बताऊं व्हाट इज मीन बाय फेस वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय अनपेड पार्ट, इसका मतलब क्या होता है। आज समझ के चलो, हमारी कंपनी को अगर किसको भी हमारी कंपनी का मालिक बनना है और उसको अगर एक टुकड़ा हमारा परचेस करना है तो वो है 100 रुपए। सर ये तो बताए थे आपने, बिल्कुल। टोटल पैसा जितना भी लगा था उसके अंदर एक पार्ट, एक स्मॉल सा पार्ट था 100 रुपए का। वो 100 रुपए का एक शेयर, किसको भी आदमी को सिर्फ एक ही शेयर परचेस करना होगा तो वो हमें 100 रुपए दे और कंपनी का मालिक बन जाए। बरोबर है, कोई दिक्कत है क्या पॉइंट के अंदर? नहीं सर, ये पॉइंट आपको आपने हमको समझाया था पहले। लेकिन कंपनी को ना पूरा का पूरा 100 रुपए पहले दिन पे नहीं लगता है। कंपनी क्या करती है, आज कंपनी को जब कंपनी के अगर आपको शेयर परचेस करना होगा तो कंपनी आपसे 20 रुपीज लेती है। बाद में कंपनी को अगर पैसे की और जरूरत है तो कंपनी आपसे और 50 रुपए लेती है। कितने हो गए बेटा ये? 70 रुपीज। थर्ड पार्ट जो कंपनी का बाकी है वो है 30 रुपीज। एकदम बरोबर है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। ये 30 रुपये कंपनी, ये 30 रुपये कंपनी कब बुला सकती है? कभी भी, जब तक कंपनी को लग रहा है कि हाँ यार हमको पैसे की जरूरत है। बरोबर है। सामने वाले शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितने लिमिट है? सिर्फ 30 रुपये तक ही लिमिटेड है। पॉइंट समझा क्या? मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से कितना पैसा बुला सकती है? जितना अमाउंट एग्री किया था। 100 एग्री किया था, 100 में से 70 दे चुके, बाकी सिर्फ 30 रुपये, तो 30 रुपये तक का ही अनपेड पार्ट है। अनपेड मतलब जितना पे नहीं किया है कंपनी को, सिर्फ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ उतना ही बुला सकती है, उतना ही पैसा बुला सकती है। पक्का? मैं इसको हटाऊँ? हाँ सर हटाओ। आपको पॉइंट क्लियर हुआ ना? हुआ ना बच्चा? क्लियर हुआ ना पॉइंट? नहीं हुआ तो अभी और एक बार अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। नीचे पॉइंट क्या बोल रहा है? द शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर। मतलब शेयर होल्डर्स को सिर्फ पे करना पड़ेगा कितना? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, इफ एनी, मतलब अगर कुछ देना बाकी है तो। अगर कुछ देना बाकी है तो सपोजिंगली मैंने कोई कंपनी का एक शेयर परचेस किया था 100 रुपए में, कंपनी बोली कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं, अभी कभी 100 रुपए पहले पेमेंट करो, उसके बाद में हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देते हैं। सर शेयर सर्टिफिकेट क्या? प्रूफ ऑफ ओनरशिप, क्या आप हमारी कंपनी के मालिक हो, उसका एक शेयर सर्टिफिकेट रहता है। तो वो बंदा बोले मेरे को अगर आपको कंपनी का मालिक बनने का तो पूरा का पूरा 100 रुपए दो और कंपनी के मालिक बन जाओ। तो वो केस के अंदर मेरे को कुछ और कंपनी को एक्स्ट्रा देने का क्या? नहीं सर। फ्यूचर के अंदर कंपनी आपसे कुछ एक्स्ट्रा बुला सकती है क्या? नहीं। 100 रुपए देना था, 100 रुपए दे दिया मैंने कंपनी को, एकदम ट्रांजेक्शन क्लियर। पक्का? यस। सर मेरे को कंपनी के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का। कितने? 10,000 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय एक्स नंबर ऑफ शेयर्स। आपको 10,000 रुपए कंपनी के देने के ना, तो आप दो ना, किसने मना किया है? x इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको कंपनी के कितने शेयर परचेस करना पड़ेंगे? ये इधर गया, हाँ मैथ्स वाले बच्चे आप, कितने कंपनी के कितने शेयर परचेस करना पड़ेंगे? 100। आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा तो 100 शेयर कंपनी के परचेस कर लो। पक्का? एकदम क्लियर पॉइंट है।
आप वैसे परचेस कर सकते हैं। सर मेरे को कंपनी के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट करने का है, बस एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं। सर मेरे को कंपनी के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जितने परचेस करने के ना, प्रोवाइडेड कंपनी को बेचना होगा। मतलब आप मेरे को मेरी गाड़ी नहीं बेचनी की, आप मेरे को बोलेंगे अरे सर आपकी गाड़ी बेचो, अरे मतलब नहीं बेचनी की, नहीं आप बेचो बेचो, ऐसे करेंगे क्या? नहीं। तो ये केस के अंदर क्लॉज का आया पॉइंट समझा क्या आपको, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोल सकती है कि आप को हमको पैसे की जरूरत है 10 लाख रुपए की, तो उतना आप कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। क्लियर? सर मेरे को ना, सर सुनो ना, मेरे पास में सिर्फ 50 रुपए का मेरा, और आपकी कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, मेरे को आधा शेयर मिल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारा मिनिमम शेयर आपको एक परचेस तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ 50 रुपए से नहीं चलते नहीं, फिर और 50 रुपए जमा करो, फिर एक शेयर हम आपको देंगे। पक्का पक्का? मतलब सर आपको फिर 100 रुपए को आप आगे डिवाइड नहीं करेंगे क्या? नहीं। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। मतलब वो अमाउंट, वो पर्टिकुलर कैपिटल को आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ही शेयर बोला जाता है। ओके 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 ओके, ठीक है, पक्का समझा ना? हाँ सर समझा। द शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न, उसको कोई लेना देना नहीं। नॉट कंसर्न तो मतलब वही होता है ना, विद द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी को इतना पे करने का, उतना पे करना है, कितना पे करना है? बोले मैं तो 40 ही दूंगा, 40 देना बाकी है ना, मैं उतना ही देंगा, उसके ऊपर का देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा। पक्का पक्का? द पर्सनल प्रॉपर्टी, द पर्सनल प्रॉपर्टी चल रहे, द पर्सनल क्यों नहीं चल रहा? द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट। बोले कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या उसको एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोल सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो पॉइंट वहां से बोला, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूज्ड। जैसा मुकेश अंबानी को पे करने के थे, मुकेश अंबानी ने पूरे के पूरे 100 रुपए कंपनी के पे कर दिए थे, बरोबर है कि नहीं? यस। लेकिन कंपनी के ऊपर लॉसेस आ गए। कंपनी के जो डायरेक्टर थे आकाश अंबानी, आकाश अंबानी अपने पापा को बोलते हैं, बोले मुकेश भाई, अच्छा वो तो मुकेश भाई नहीं, वो तो पापा बोलेंगे ना, बोले पापा पापा अपनी कंपनी को लॉस हो रहा, तो प्लीज आप क्या हमको और 50 रुपए दे सकते क्या बाप बेटे के नाते पे? बोले नहीं, बाप बेटा घर पे। कंपनी के केस के अंदर क्या होगा, जितनी लाइबिलिटी पे ऑफ करने की, मतलब कंपनी को पूरी पे ऑफ करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर सिर्फ उतने देगा जितना उसका हिस्सा देना बाकी। पक्का पक्का? यस। अरे मेरा पेन चल रहा। कैन नॉट बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट। तो वो केस के अंदर क्या आकाश अपने पापा को बोल सकते क्या, पापा अपना इतना बड़ा एंटीला है, एंटीला उनके घर का नाम है, अपना इतना बड़ा एंटीला बेच डाल देना ऊपर के 2 मंजिली, या भाड़े पे दे डाल देना, आप मुझे वो दो ना उसका पैसा। ऐसा नहीं कर सकते। पॉइंट सिंपल है कि मैं क्या बताना चाहता कि पर्सनल असेट्स कोई शेयर होल्डर्स के अपन अटैच नहीं कर सकते कंपनी के लोन को रीपे करने के लिए। यस सर। पक्का पक्का? बस इतने तो पॉइंट है। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड है। मैंने डबल से बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है सर, आप अभी हमारे को एक बात बताओ, कंपनी की लाइबिलिटी आप अनलिमिटेड बोल रहे हैं, मतलब हाँ, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी आप लिमिटेड बोल रहे हैं, मतलब कंपनी को रीपे करना रहेगा तो कंपनी को जितना रीपे करना है तो कंपनी को रीपे करना ही पड़ेगा। कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा? शेयर होल्डर्स के थ्रू आएगा। शेयर होल्डर बोलते हम देते नहीं, कंपनी को रीपे करना है तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, फिर सामने वाले को फिर लॉस होगा। कंपनी के पास में जितना 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 भी निकल रहा आप ले लो, तो लेकिन शेयर होल्डर से रिकवर कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं। शेयर होल्डर से सिर्फ उतना ही रिकवर कर सकते जितना वो देने के काबिल है, मतलब जितना लायबल है, काबिल नहीं लायबल है। पक्का पक्का? यस। समझा क्या आपको? यस सर समझा। इसके बाद में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इन अ कंपनी द ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। द शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, हाउएवर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहा है? बोले कंपनी के अंदर द रियल ओनर्स आर शेयर होल्डर्स। कंपनी के रियल ओनर्स तो शेयर होल्डर्स रहते, लेकिन उनका नंबर इतना बड़ा होने की वजह से वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। इस वजह से कंपनी के अंदर अपने को मैनेजर्स अपॉइंट करना पड़ते हैं, जिसका नाम है, अभी तक तो बोलो यार, जिसका नाम है शेयर होल्डर्स। हाँ सर समझे। यार काय को बोले, काय को नहीं कर सकते? पहला बोले तो इनका लार्ज नंबर बहुत लार्ज है। दूसरा, एक आदमी बैठा है जम्मू कश्मीर में, एक बैठा है कन्याकुमारी, एक बैठा है गुजरात के राजकोट के अंदर, एक बैठा है इधर, इधर कौन है? ये नहीं क्या अपनी भाई, भाई कौन सी है वो, वेस्ट बंगाली आमी बांग्ला, ममता बनर्जी, वो कोलकाता, उधर के लोग बैठे। अभी इतने सारे शेयर होल्डर्स इतने स्कैटर्ड है, कंपनी को चलाने के लिए एक जगह पे डिसीजन लेने के लिए लोग लगेंगे, सब लोग इधर उधर से सर व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेंगे, बेटा कंपनी चला रहे हैं अपन ऐसे कैसे करेंगे? इस वजह से बोले एक जगह पे होना इम्पॉसिबल है ना, और उनका नंबर इतना ज्यादा है तो कैसे क्या करेंगे? इस वजह से वो, दूसरा दे आर स्कैटर्ड, वो जैसे मैंने बोला। दूसरा, दे कीप चेंजिंग बिकॉज द शेयर आर ट्रांसफरेबल। वेरी गुड पॉइंट। मैंने बोला था ना, ईशा बेटी की शादी थी तो मुकेश भाई ने अपने शेयर सौरभ सर को ट्रांसफर कर दिए थे, तो वो केस के अंदर पहले डिसीजन मेकिंग का पावर मुकेश भाई के पास में अगर रखते थे, एग्जाम्पल के लिए अगर उनके हाथ में रखते थे, बिजनेस को चलाने का उनके पास रखते थे। अब मुकेश भाई बहुत होशियार है, उनको तो सब कुछ कंपनी को चलाने का नॉलेज है। सौरभ सर को थोड़ी ना इतना नॉलेज कंपनी को ऐसे चलाते हैं। सर आप तो सीए है, ठीक है मैं सीए हूँ, लेकिन मुझे कंपनी को
इफ्स एंड बट्स कंपनी का वॉल्यूम इतना बड़ा है, मेरे से थोड़ा मैनेज होंगी। अच्छा, अकेले मुकेश अंबानी से भी मैनेज नहीं होती, उसके हाथ में भी टीम रहती है, तो सर आपको भी टीम देंगे ना अपन। मेरे पास में एक्सपीरियंस ही नहीं, मुकेश अंबानी के पास में एक्सपीरियंस है, बस मैंने हार मान लिया। इस वजह से बोलते हैं कि जैसा शेयर ट्रांसफरेबल है, अगर अपन शेयर होल्डर्स के हाथ में पूरा का पूरा ओनरशिप का राइट रखेंगे बच्चा, तो वो कैसे मैनेज करेगा, है ना। और इतना ज्यादा नंबर होने की वजह से और इतना स्कैटर्ड होने की वजह से उनका मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के हाथ में देना इम्पॉसिबल सी बात है, राइट। सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पक्का पक्का, यस सर, समझा क्या, एकदम क्लियर पॉइंट है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोले जो शेयर पब्लिक कंपनी के रहते हैं ना, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब वो कोई भी बंदा किसी भी व्यक्ति को शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। द शेयर होल्डर्स कैन सेल द शेयर एज एंड व्हेन ही डिजायर। कभी भी मुकेश अंबानी को लगा कि यार उसको उसके शेयर ट्रांसफर करने के, तो वो कर सकता है, अगर उसको उसके पैसे की जरूरत आई तो। या उसको लगता है कि यार बस हो गया, अभी मेरे को सब मेरा बेच बाच के एकदम मस्त 4 धाम यात्रा पे निकलने का है, मेरे को ये मोह माया से दूर होने का है, तो वो शेयर बेच के चल जाएगा, पक्का पक्का, और पैसा जितना है उसको डोनेट कर देगा। द मेंबरशिप कम्स टू एन एंड व्हेन द शेयर्स आर सोल्ड। वेरी गुड पॉइंट। बोले जो व्यक्ति ने जिस पॉइंट पे अपने कंपनी के शेयर्स को बेच दिया, उसी टाइम से उसके पास में जो भी ओनर्स के अधिकार थे, ओनर्स के कौन से अधिकार रहते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर किसके पास में था, ओनर के पास में था। प्रॉफिट का हिस्सा मिलने का पावर किसके पास में था, ओनर के पास में था। ये बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स आते हैं। ये राइट्स पूरे के पूरे मुखिया से ट्रांसफर, मुखिया मतलब मुकेश अंबानी जी से ट्रांसफर होकर सौरभ सर के पास में आ सकेंगे क्या, बिल्कुल आ सकेंगे। कौन से पॉइंट पे, जो पॉइंट पे मुकेश अंबानी ने अपने शेयर सौरभ सर को बेचे, वो इस पॉइंट पे सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे राइट्स सौरभ सर को मिल जाएंगे। बाद में डिविडेंड मिलने का अधिकार सौरभ सर के पास में रहेंगे कि मुखिया के पास में रहेगा, सौरभ सर के पास में रहेगा। डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर मुखिया के पास में रहेगा कि सौरभ सर के पास में रहेगा, सौरभ सर के पास में रहेगा। पक्का पक्का, यस। ए मुखिया मैं बोल सकता हूँ, आपने नहीं बोलना, मुकेश जी बोलने का आपने, ठीक है। द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। बोले तो शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, मतलब मैंने आपको बोला था ना क्या, बीएमए अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो वो केस के अंदर सौरभ सर को अगर अपने शेयर को ट्रांसफर करने का किसी अन्य व्यक्ति को, क्या वो कर सकते, क्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनको बाकी शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। पक्का। द नंबर ऑफ मेंबर्स, अभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली ओन बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। बोले जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत सारे लोग साथ में कंपनी चल, बहुत सारे लोगों का पैसा कंपनी के अंदर लगे हुए रहता है। दूसरा, अब प्राइमरी लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। देखो मेरे कॉपी करते सर, आपने उनका कॉपी किया, हाँ ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम कितने लोग रहेंगे, 2, मैक्सिमम कितने रहेंगे, 200। सर 200 एक रह सकते क्या, नहीं, कंपल्सरीली फिर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बनाना पड़ेगा। सर एक पॉइंट बोलना क्या हमको, आपको, हाँ बोलो। पार्टनरशिप में कितने लोग लगते थे, 2, मैक्सिमम 50, 51 लोग होते थे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनाना जरूरी था। सर आराम से बोला करो पहले आप। मैंने बोला पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 2 मिनिमम लोग लगते थे। अगर आपको पार्टनरशिप बनानी रहती तो आपको मिनिमम 2 लोगों के बीच में पार्टनरशिप बनती है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होना, 50 लोग। 51 लोग हो गए तो आपको आपकी पार्टनरशिप को कन्वर्ट कराना पड़ता, पार्टनरशिप को कन्वर्ट कराना पड़ता कंपनी में। कौन सी वाली कंपनी के अंदर, आपके ऊपर है, प्राइवेट या पब्लिक। सपोजिंगली आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, अब आपके अभी भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बढ़ते जा रहे हैं, आपके शेयर होल्डर हो गए 200। अब आपको पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड के अंदर। अच्छा ओ सर सुनो हमारी बात, ऐसे कन्वर्ट करना अलाउड है क्या, मतलब ऐसे कन्वर्ट करना अलाउड है क्या, अलाउड मतलब कैसा, जैसे अभी समझो आप सिंगल आदमी से शुरुआत करो, एक आदमी था, 2 लोग बन गए, 2 लोग बन गए तो पार्टनरशिप फॉर्म बन गई, ऐसे कन्वर्जन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल अलाउड है। तो पार्टनरशिप से ऐसा कंपनी में ऐसा अलाउड है क्या, बिल्कुल अलाउड है, कोई टेंशन नहीं। कंपनी से अलाउड करता क्या, अरे बिल्कुल अलाउड करता। इनफैक्ट कंपनी का सेक्शन ही बोलता है कि अगर आपकी 50 के ऊपर लिमिट क्रॉस करी तो आपको कंपल्सरीली कन्वर्ट कराना पड़ेगा प्राइवेट लिमिट के अंदर। ओके ओके। वो 200 वाला वो भी बोले हुआ है क्या, हाँ 200 वाला भी बोले हुआ है कि जैसा ही आपका शेयर होल्डर्स का नंबर 200 क्रॉस हो रहा होगा तो आपको कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक लिमिट के अंदर। ओके सर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसा कोई लिमिट है क्या, मतलब ऐसे 200 के बाद में 2000 ऐसे कोई लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कितने भी शेयर होल्डर्स आ सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्या गया, हाँ ठीक है चलो क्या बोलो ना, हाँ सर चलो चलो आप हटो ना बाजू में। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या बोले पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 लोग, मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। पक्का पक्का, ये देखो ना, ऐसा इसमें मतलब नहीं समझने वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं लगता है बच्चा मुझे, है ना। ठीक है, द थिंग इज ये पॉइंट को ना मैं ऐसा चाहता कि यार जब थोड़ा बहुत एनालिसिस का पार्ट है, सर वापस आओ, क्या आता है
मैं जनरली ना आपको इसके अलावा बाकी के पॉइंट्स बहुत बताऊंगा। जैसे ये टॉपिक तो कैसे आपको सिर्फ फेमिलियर करना चाहता कि मैं कंपनी किसको बोलते हैं, डायरेक्टर किसको बोलते हैं, मेंबर्स किसको बोलते हैं, एओए किसको बोलते हैं, एमओए किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जब आएगा ना तो आपको मैं केस स्टडीज बताऊंगा कि ओयो कैसे चालू हुआ, ओला कैसे चालू हुआ। और हाँ सर, ये ओयो ओला इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा, जब नेसेसरी टॉपिक्स आएंगे ना आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ओला का मॉडल कैसा है। ओला आपने नाम सुना होगा, ओला एक टैक्सी मतलब टैक्सी राइडिंग ऐप है। दूसरा ओयो, ये रूम सर ये करता है, मतलब आपको अगर कोई, सर हमको पता है ओयो, हमको मत बताओ। हाँ ठीक है, आपको पता होगा। उसके बारे में बताऊंगा कि कंपनी किसने बताया। पता है वो कितने साल का लड़का है? लड़का, हाँ ओयो का मालिक। उसकी एज कितनी होंगी? 26, एक साल ही बड़ा है मेरे से बस। सारा 25 का है, हाँ मैं 25 का है, वो 26 ईयर्स का है। और उसने कंपनी कब स्टार्ट कर लिया था? कब स्टार्ट कर लिया था? आप फाइंड आउट करोगे, मुझे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर बताओगे कि उसके बारे में थोड़ा स्टडी करो कि ओयो का आज कितना बड़ा नेटवर्क है। डेली नाइट में 2 लाख मिनिमम लोग ओयो के रूम्स में स्लीप करते हैं। हाँ कितने? 2 लाख लोग ओयो के रूम्स के अंदर चेक इन करते हैं। वो इतने बड़े रूम्स है क्या उनके पास में? रूम आपके रहते हैं, ये आपके साथ में सिर्फ लिंक करता है और अपनी अपनी वेबसाइट पे आपके रूम्स को लिस्ट करवा के रखता है। ओयो के नाम पे कोई भी रूम नहीं है। आज वो रूम्स अपने परचेस कर रहे हैं, लेकिन उसके पास में पहले उसके पास में कोई रूम्स ही नहीं थे। आप स्टडी करोगे, आप मुझे बताओगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ये टॉपिक की अपन शुरुआत करेंगे कि ओयो का मॉडल इतना बड़ा कैसा है। जिसको ओयो नहीं पता होगा तो प्लीज टाइप डू गूगल व्हाट इज ओयो, हु इज रितेश अग्रवाल, है ना? ठीक है, पक्का पक्का। सर हम क्यों पता करने के, ये कंपनी ये ठीक है, बहुत बेसिक वाला नॉलेज है यहाँ, या इसका कुछ ही नहीं चलने वाला, दुनिया बहुत आगे जा रही। आप ही पढ़ते बैठे सर, अभी तो पोर्शन में था। हाँ आप पोर्शन में, लेकिन इसके अलावा भी बच्चा बहुत सारा पढ़ना रहता है अपने को, ठीक है। फैंटेस्टिक मॉडल्स है। मैं एक्चुअली चाहता कि हाँ मेरे बच्चों को पता रहना चाहिए सारे के सारे पॉइंट्स, राइट? ठीक है। लास्ट कैपिटल, खत्म करूँ क्या पॉइंट को कि अभी रुका दो लेक्चर को? कितना कितना टाइम हुआ है? 41 मिनट, खत्म कर डालेंगे। कैपिटल का जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। हमारी कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर्स रह सकते हैं? सर प्राइवेट है तो 200, ज्यादा से ज्यादा, पब्लिक है तो अनलिमिटेड। तो इतने सारे लोग हमारी कंपनी को कितना भी पैसा दे सकते हैं, जितना कंपनी को लोगों को देना होगा उतना पैसा दे सकते हैं। तो बोले कंपनी के पास में ना बहुत सारा पैसा रहता है। हाँ सर बरोबर है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी। कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये शेयर्स का तो पता है हमारे को, ये क्या है ये आने वाले समय में बताऊंगा। ये एक टाइप के लोन है, ये तीनों है ना, लोन है। लोन कंपनी लोन लेती है, पब्लिक से लेती है। हाँ हम तो लोन बैंक से सुने थे सर, अब पब्लिक से भी लोन सुनेंगे। अब उसका नाम है डिबेंचर्स, उसका नाम है बॉन्ड्स, उसका नाम है डिपॉजिट्स। अपन आने वाले समय में पढ़ेंगे, पक्का पक्का। यस सर। इट कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके सर, आपने तो बोले थे पब्लिक से उठाते हैं। बेटा बैंक से भी उठाते हैं, पब्लिक से भी उठाते हैं, दोनों से उठा सकते। पब्लिक से उठा रहे तो उसको क्या बोला जाएगा? डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या डिपॉजिट्स। क्या बोला जाएगा? डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि नाम में पब्लिक है। अगर हमने पब्लिक से लोन उठाया तो ये बोलेंगे। तो उसका बोलने का पॉइंट क्या है कि कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा आता है, बिकॉज कंपनी के पास में बहुत सारे शेयर होल्डर रहते हैं और कंपनी को अलग अलग तरीके से पैसा आ सकता है। हो सकता है कंपनी अपने शेयर्स बांटे और शेयर्स के बदले में उनको शेयर सर्टिफिकेट दे और कंपनी के लोगों को, कंपनी के पास में लोग पैसा देवे, कंपनी को लोग हो सकता है लोन देवे, है ना। अगर उन्होंने कंपनी को लोन दिया है तो अपन उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, अपन उनको बॉन्ड रिसिप्ट देंगे या पब्लिक डिपॉजिट रिसिप्ट देंगे, पक्का पक्का। यस। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। उसके पास में, कंपनी के पास में बैंक्स भी लोन दे सकती है, बिल्कुल। क्या है, कंपनी को ना पैसा लोन अगर बैंक से लेना है तो बहुत आसानी से मिल जाता है, बिकॉज कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा कंपनी के लोगों के अंदर भी लगे हुआ रहता है और बाहर के लोगों का भी रहता है, पक्का। दूसरा अपन पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता कि ये पॉइंट क्या बताता है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, जो सिंगल आदमी बिजनेस चलाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना रहता होगा? सर उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल करेंगे, वही तो बात है। कोई एक अगर अकेला आदमी कोई खुद की कंपनी बना रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का इतना स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन नहीं लगते। उसको बेसिक कानून, जैसा जीएसटी एक्ट बेसिक कानून हो गया, इनकम टैक्स एक्ट, हर आदमी को मतलब वो सिर्फ फॉलो करने पड़ते हैं। उसको कोई स्पेशल कानून अप्लीकेबल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो आपको एनवायरमेंटल लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको वो एम्प्लॉइज से रिलेटेड रूल्स लग जाते हैं, पीएफ लग जाएंगे, ये अलग अलग कानून अप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट का ना आपको इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म भी है ना तो आपको सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल होता है और ये बेसिक कानून जो मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर के बताया वो अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन उसको और इसके अलावा कानून अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन कंपनीज के केस के अंदर ना गवर्नमेंट का खासा ध्यान रहता है कि कंपनी ये मत करे, वो मत करे, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता।
क्यों लगाते? बिकॉज कंपनी के अंदर ना बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है, और अगर सपोजिंगली हमने लोगों का पैसा लाया और वो पैसे को ढाप लिया मतलब उनके पैसे को खा गए हम, तो उनको तो लॉस होगा ना, और पब्लिक को लॉस हुआ तो वो गवर्नमेंट को दोष देंगे ना, भैया तुम क्या कर रहे थे, हमको अक्ल नहीं है, हमको इतना समझता नहीं है बॉस, लेकिन तुम गवर्नमेंट तुम क्या बैठे बैठे सोए हुए थे क्या? और फिर गवर्नमेंट बदलाने में भी लोग टाइम नहीं लगाते, है ना। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसके अंदर लोग ही चुन के आते कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी हमारी गवर्नमेंट कौन सी रहेंगी, है ना। आपको पता है क्या बीच में एक वो रियल एस्टेट में बहुत फ्रॉड हुआ, चलो अब मेरे को वो टॉपिक पे नहीं जाता मैं। बोलने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहती है। सर अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर कितनी सारी लाखों करोड़ों कंपनियां होंगी, करोड़ों तो नहीं होंगी लेकिन लाखों तो जरूर कंपनियां होंगी, तो वो केस के अंदर गवर्नमेंट कैसी कैसी कंट्रोल करती है? कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई हुई है, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो हर कंपनी जो कि इंडिया के अंदर मतलब अलग अलग जोन बांटे हुए, जैसे अकोला के अंदर एक ऐसा ऑफिस बताया हुआ है, अपने को नागपुर ऑफिस एक्चुअली अपने को अप्लीकेबल होता है, तो नागपुर के अंदर एक आरओसी बनाया हुआ है कि जो भी कंपनी ये पूरे विदर्भ रीजन में होंगी वो जो भी काम कर रही होंगी तो उनको आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास में रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है। पॉइंट समझा क्या? तो वो गवर्नमेंट डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को जाके रिपोर्ट नहीं करती, कंपनी कंपनी आरओसी को रिपोर्ट करती है, और आरओसी के ऊपर और एक है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसको रिपोर्ट होता है। ठीक है, आपको ना ये बहुत सारे नाम बहुत ऐसे जम्बल अप होते होंगे सर, सबके आप शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, एमओए, एओए, इतने भारी भारी नाम बोल डालते हैं। आपको एक डायरी मेंटेन करो, आप जिसको भी नाम बोलता हूँ ना मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख कर रखा करो, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे और वो डायरेक्ट और फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आप पढ़ा करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे होता है आपको समझा क्या? ऐसा जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर अ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन, गवर्नमेंट कंट्रोल और सुपरविजन के अंदर उसको काम करना होता है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी ऑफ फॉर ऑल द कंपनीज, जैसे अपन ने गवर्नमेंट के पास ऐसा मैं बोला कुछ कुछ बच्चों का पॉइंट आएगा, सर गवर्नमेंट को कैसे पता चल रहा है अपन ने कंपनी बनाई कि नहीं बनाई, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा तो फिर अपन उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। आपको आप भूल गए सर, अगर आपको कंपनी बनानी तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन किसके पास में कराएंगे? सौरभ सर के पास में नहीं ना, आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में फाइल करना पड़ेगा, तो आरओसी को पता चल जाएगा कि आप कंपनी बन गए हो। हाँ, तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आरओसी के पास में नहीं मिला तो आरओसी आपको फोन करके आपको लेटर लिख के बेस के बोलते हैं कि प्लीज बीएमए प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज प्लीज नहीं, ओ बीएमए प्राइवेट लिमिटेड, हमारे को तुम्हारे तरफ से ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। सर ऐसे कितना गंदा थोड़ा ना बात करते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि आरओसी के पास में पावर है कि वो कोई भी कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है कि आपके साइड से हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। पक्का पक्का? यस। द रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन गिवन इन द कंपनीज लॉ। यस, जो भी व्यक्ति कंपनी बना लेगा, जो पॉइंट पे कंपनी बन गया उसको कंपनीज एक्ट 2030, सीए एक्ट, सीए मतलब कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल हो जाएगा। सीए एक्ट बोले तो इंस्टीट्यूट का चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। पक्का? हाँ सर समझ में आया, समझा ना बच्चा? हाँ सर समझा, को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी हैव टू फाइल द कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्टर्ड। क्या बोल रहा है? जो भी कंपनी बन गई उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस, उसको अपना बैलेंस शीट कंपनीज के आरओसी के बाद में फाइल करना पड़ता है। और सर फिर तो कंपनी को अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आरओसी को फाइल करना पड़े तो कंपनी को तो आरओसी को तो सब कुछ कंपनी के बारे में पता चल जाएगा ना। हाँ वही तो कारण है कि कंपनी का सब कुछ गवर्नमेंट को पता रहता है। पक्का पक्का? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में किसको बताने की जरूरत नहीं है अदर देन इनकम टैक्स, अलावा आपको कहीं किसी पे बताने की जरूरत नहीं रहती है। समझा समझा? हाँ सर समझा। बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्टर, इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। हर कंपनी को खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा जर्नल एंट्रीज, लेजर सभी पास कर देगा, बिल्कुल पास करते सारी के सारी कंपनी। दिस अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड, ये अकाउंट का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू वो अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी है, और सीएस को भी अलाउड है, सीएस भी ऑडिट कर सकता है। A company does not fulfill this statutory obligation, अगर कोई कंपनी ने ये पूरी की पूरी कानून की पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया तो उसको फिर पेनल्टी लगेगी। आपको पॉइंट समझा क्या? एकदम चिल्लर के पॉइंट है। हर कंपनी को गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनीज के लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, तो कंपनी कैसा अपने आप को छुपा नहीं सकती है। दूसरा, जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसको सारे के सारे कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगी। हर कंपनी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आरओसी के बाद में फाइल करना जरूरी है। कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर बनाना जरूरी है, अकाउंटिंग करना जरूरी है, वो अकाउंट्स को रजिस्ट्रेशन मतलब उसको अकाउंट का ऑडिट भी कराना जरूरी है। सर इतने सारे पॉइंट कैसे याद होंगे बेटा? एकदम सिंपल से पॉइंट है। हर कंपनी को अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वो अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवा के आरओसी के बाद में फाइल करना पड़ेगा। पक्का पक्का? ऊपर के पॉइंट क्या बोले? हर कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवा के उसको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन हो जाएंगे। सिंस सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन अप्लीकेबल है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। पक्का पक्का? आप पॉइंट पूरे लाइन वाइज याद करोगे ना आपको हो जाएगा। आपको हुए क्या सर एक बार बोलो? हर कंपनी को
हर कंपनी को, अपन में ऊपर से बोलता, हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवा के उसको सारे के सारे कंपनीज के लॉ अप्लीकेबल हो जाएंगे, रूल्स और रेगुलेशन और कंपनीज लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा पक्का। उसको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बनानी पड़ेंगी, उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवा के आरओसी के पास में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। सब कुछ करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का रूल्स और मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का सुपरविजन बहुत अच्छा है। सुपरविजन नहीं बोलते कि अपन, मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ, सुपरविजन मतलब देख रेख करना। तो इसके ऊपर कंपनीज के ऊपर देख रेख करता है पक्का। हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है यार ये, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट बाकी था, द कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मैंने आपको बोल दिया था कि कंपनी के अंदर बहुत लोगों ने पैसा लगा हुआ है, तो फिर उनके साथ में कोई नाइंसाफी ना हो, है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट उनके ऊपर अच्छा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन लगाती है पक्का पक्का। यस सर। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। यहाँ तक आपने, आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आपने यहाँ तक पूरे के पूरा एक बुक मेंटेन करना। काफ़ी बच्चों को शायद इसमें कन्फ्यूजन था कि सर हमारे को सिर्फ होमवर्क भेजना पड़ता है और खुद की नोट्स बनानी नहीं पड़ती है, ठीक है। आप 2 बार लिखोगे ना, तो आपने खुद से अलग से बुक नहीं भी बनाए तो चल जाएगा, लेकिन लर्न करके लिखो बच्चा, ठीक है। तो क्या फॉलो करना, मतलब क्या पॉलिसी फॉलो करना, मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ कि आपको बुक बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। आप एक बार को होमवर्क की बुक तो बना ही लो, मैं आपको नोट्स के लिए नोट्स मैंने बनाई है। अच्छा दूसरा, जो बच्चे नोट्स नहीं ले पाए हैं अभी तक, जिनकी लेना हो गई है, ठीक है, वेल एंड गुड। जो बच्चों की नोट्स लेना बाकी होंगी तो प्लीज आप आपकी नोट्स कलेक्ट कर लो ऑफिस से। हमने आपके हर स्टूडेंट की एक फाइल बनाई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो एसपी की मैंने फाइल बना के रख दी है, प्लीज आप आपकी फाइल कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। अच्छा सर, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या देखेंगे, कंपनीज पढ़ लिया ना अपन ने, अपन अभी कंपनीज के टाइप्स पढ़ेंगे। कुछ हिंट देते क्या, ठीक है। रजिस्टर्ड, स्टैट्यूटरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब ऊपर से जाएगा, ठीक है। जब आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय, अपन मिलते बाद में, टेक केयर।